भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी भारती हेक्साकॉम का 4,275 करोड़ रुपीस का आईपीओ आने वाला है, जिसमें अप्लाई करने की डेट 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल है। तो आज हम उसके बिजनेस को समझेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, फाइनेंशियल्स को देखेंगे और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही मैं आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। सबसे पहले अगर इस कंपनी के बिजनेस को समझें तो ये एक भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है, जो कि 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी हेक्साकॉम इंडिया लिमिटेड के नाम से। बट 2004 में भारतीय एयरटेल ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक बाय कर लिया था 70% का, जिसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड रख दिया गया था। तो आज की डेट में इस कंपनी का जो 70% स्टेक है वो भारतीय एयरटेल के पास ही है, और बचा हुआ जो 30% स्टेक है वो TCIL यानी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के पास है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये जो आईपीओ है ये TCIL को ही पार्शियल एग्जिट देने के लिए लाया जा रहा है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो BHL के बिजनेस को देखें तो ये कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एयरटेल के ब्रांड नेम के अंडर कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके DRHP के अकॉर्डिंग BHL 486 टाउन्स में प्रेजेंट है और इसके टोटल 27.1 मिलियन कस्टमर्स हैं, जिसमें से राजस्थान में इसका रेवेन्यू के हिसाब से 40% मार्केट शेयर है और नॉर्थ ईस्ट में 52% है। 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग इस कंपनी के पास 24,874 नेटवर्क टावर्स हैं, जिसमें से जो कंपनी ओन है वो 5,092 हैं और बाकी के लगभग 19,000 टावर्स लीज पर हैं। और DRHP के अकॉर्डिंग ये कंपनी 31 दिसंबर तक 206 बिलियन रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुकी है अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, यानी इस कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब देखो, BHL क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, तो अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो वायरलेस टेली डेंसिटी है वो वर्ल्ड के टॉप 5 वायरलेस मार्केट्स में सबसे कम है। इवन इंडिया के टेलीफोन कस्टमर्स पर 100 पीपल पर सिर्फ 1.9 है और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कस्टमर्स सिर्फ 2.4 हैं, जो कि अदर लार्ज इकोनॉमीज के हिसाब से बहुत कम है। तो इस अंडर पेनिट्रेशन की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल भी है, स्पेशली रूरल एरियाज में। और इसके साथ ही क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इससे टेलीफोन कस्टमर्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स में जरूर एक ग्रोथ आ सकती है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका रेवेन्यू था 4,700 करोड़, जो कि 22 में बढ़कर 5,400 करोड़ हो गया था और 23 में बढ़कर 6,700 करोड़ हो चुका है। यानी इसका जो टॉप लाइन है वो 19.51% के रेट से ग्रो हुआ है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपने कैपेक्स को भी बढ़ाया है, जो कि इसके रेवेन्यू का 46% है। इसके साथ ही कंपनी का जो ARPU है यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 135 रुपीज था, 22 में 155, 23 में 185 और फाइनेंशियल ईयर 24 के शुरुआत के 9 महीने में ये 197 रुपीज पहुंच गया है। इसका एबिटा भी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में लगातार बढ़ा है और 23 में ये 2,800 करोड़ था। एबिटा मार्जिन भी सेम पीरियड में 24% से बढ़कर 43% पहुंच गया है। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग 1,600 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में घटकर 549 करोड़ हो गया था। यानी रेवेन्यू तो बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट घट गया था, जिसके पीछे का रीजन था इसके एक्सपेंसेस का बढ़ना। अब इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ 4% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 10% हो गया था। तो यहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इसके डेट की बात करें तो क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इसमें जो इसका डेट है वो लगभग 6,200 करोड़ के आसपास है और इसका डेट टू इक्विटी 1.41 है, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट है। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 33 रुपीज था, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद उसका नेट प्रॉफिट घटा है, इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर भी घटकर 10.9 रुपीज है। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो देखो, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो एयरटेल है, जो कि इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी और ब्रांड रिकॉग्निशन तो है ही। दूसरा, ये जो कंपनी है ये उन रीजन्स में ऑपरेट करती है जहां पर लोअर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट,
तो अभी इसके पास बहुत पोटेंशियल है अपने कस्टमर्स को बढ़ाने का। तीसरा, क्योंकि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ की काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली 5G के आने के बाद से ये कंपनी उसकी कवरेज बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रही है और साथ ही ये कंपनी एयरटेल फाइबर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि मेट्रो सिटीज में भले ही जो फाइबर ब्रॉडबैंड है ये नॉर्मल है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जस्ट इसकी शुरुआत ही हुई है। तो आपको स्ट्रेंथ समझ आ गई है, तो चलिए अब इसकी वीकनेस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में सीखना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाकर नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इशू इस कंपनी में दिख रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएशंस। हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 में इसकी प्रॉफिट में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया था। दूसरा, क्योंकि ये कंपनी एयरटेल की एक सब्सिडरी है, तो इनको एयरटेल के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो कि इनके ब्रांड के हिसाब से तो काफी अच्छा है, लेकिन ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस और इनोवेशन में इनका जो पोटेंशियल है वो काफी लिमिट हो जाता है, क्योंकि एयरटेल की सर्विसेज के बाहर ये कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अब मार्केट से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला है हाई कंपटीशन। आपको पता है कि जियो और एयरटेल के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है, जिस वजह से जो इनके मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पर एक सिम को दूसरे सिम से पोर्ट करना कितना आसान है, तो ऐसे में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसमें चर्न रेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए कभी जियो कोई बेटर ऑफर दे देता है या फिर कोई नई स्कीम ले आता है, तो फिर एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं वो वहां पर भाग सकते हैं। अगर उन्हें एयरटेल की सर्विसेज में कोई कमी दिखाई देती है तब भी वो जियो में शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये भी एक थ्रेट है। तीसरा थ्रेट है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हमें इनकी जरूरत ही ना पड़े, तो इनका बिजनेस एक झटके में खत्म हो सकता है। जैसे 2016 में आपको पता होगा कि जियो 4G टेक्नोलॉजी लेकर आया था, तो उस टाइम पर भी इनके बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ा था। और नेक्स्ट, अभी क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में काम कर रही है, तो ऐसे में अगर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब फाइनली आईपीओ की डिटेल्स और इसके जीएमपी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पर आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो आईपीओ है ये सिर्फ ऑफर फॉर सेल है और इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। इसमें टीसीआईएल अपने 30% स्टेक में से 50% स्टेक को सेल करके पार्शियल एग्जिट ले रहा है। मतलब इस आईपीओ से जो पैसा जुटाया जा रहा है वो इस कंपनी के पास नहीं जाएगा, उसके बिजनेस को ग्रो करने में नहीं लगेगा, बल्कि टीसीआईएल के पास जाएगा। तो इस पूरे 4275 करोड़ के आईपीओ का मकसद सिर्फ टीसीआईएल को पार्शियल एग्जिट देना है, जिसका प्राइस बैंड 542 रुपीज से 570 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज है, जिसमें 75% क्यूआईबीज यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, 15% एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, और बचा हुआ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। इसके बीआरएलएम यानी बुक रनिंग लीड मैनेजर, जो कि आईपीओ को मैनेज करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनमें है एसबीआई कैप्स, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बॉब कैप्स एक्सेट्रा। अब इसके लॉट साइज की बात करें तो वो 26 शेयर्स का है, यानी एक लॉट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 14,092 रुपीज से लेकर 14,820 रुपीज होगी, जो कि प्राइस बैंड पर डिपेंड करता है। और फाइनली जीएमपी की बात करें तो आज जब 1 अप्रैल को हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब इसका जीएमपी 40 रुपीज के आसपास चल रहा है, मतलब 7 से 8%। लेकिन आज सिर्फ 1 अप्रैल ही है, तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आईपीओ 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ओपन रहेगा, 8 अप्रैल को अलॉटमेंट होगी और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 12 अप्रैल है। तो हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।